हेलो दोस्तों, आप सभी एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो हिंदी की है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को आज प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा चुका है। आपको डेली शाम को जो है 7 बजे शाम को जो है यह क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। जाकर आप पिछली क्लासेस जो 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है उनको भी आप लोग देख सकते हैं और अपना जो है अधिक तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आपके जहाँ भी हिंदी की क्लास हिंदी सब्जेक्ट आपका जो पूछा जाता है उसके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हथौड़ी सॉरी हा सॉरी बात करें हारडौती बोली जो है वो कौन सी है? क्या पश्चिमी राजस्थानी है, पूर्वी राजस्थानी है, राजस्थान की, या फिर दक्षिणी राजस्थान की, या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो हारडौती बोली की बात करें तो ये आपकी कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि घ ग अड़ और त जो है इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन की बात करें इसमें से कौन कौन सा जो अघोष है? क्या 1 है, 4 है, 3 है, या फिर 3 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है? तो जो आपके 4 वर्ड दिए गए हैं इसमें से कितने आपके जो है अघोष व्यंजन हैं? तो बात करें जो 2 हैं आपके अघोष हैं और 2 आपके सघोष व्यंजन हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्ण विराम के स्थान पर प्रचलित फुल स्टॉप किस लिपि से संबंधित है? जो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं इसके स्थान पर जो है इस समय जो है फुल स्टॉप जो प्रचलित हुआ है यह किस लिपि से जो है वो संबंधित है? क्या अर्ध विराम से, योजक चिन्ह से, विवरण चिन्ह से, या फिर फुल स्टॉप जो है वो रोमन लिपि से जो है वो संबंधित है? तो फुल स्टॉप की बात करें तो यह रोमन लिपि से जो है फुल स्टॉप संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? क्या राजमहल है, कोमलांगिनी है, निरोग है, या फिर अक्षौहिणी है? तो इसमें से 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक विकल्प शुद्ध है। वो कौन सा है जो शुद्ध है? तो शुद्ध विकल्प की बात करें तो आपका कोमलांगनी जो है वो क्या है? वह शुद्ध है। बाकी सभी आपके वर्तनी अशुद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो किसी विशेषण से बनी है। जो है किस विशेषण से बनी आपको बताना है। क्या काल से, लालिमा से, काला से, या फिर कालापन से? तो कालिमा जो है एक भाववाचक संज्ञा है वो कौन से जो है विशेषण से बनी हुई है? तो बात करें जो कालिमा है वो कौन से विशेषण से बनी है? तो कालिमा आपके काला जो विशेषण है रंग का उससे बना हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म की बात करते हैं। अगर पुरुषवाचक में तू आप होता है, संबंधवाचक में जो सो होता है, या फिर निश्चयवाचक में कोई और कुछ होता है, या फिर निश्चयवाचक में यह और वह होता है। तो सर्वनाम की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है जो है इसमें आपका जो है यहाँ ये इसमें तो अभी तो सही सभी सही है, क्योंकि जो पुरुषवाचक में तू आप होता है, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है, निश्चयवाचक वाक्य में यह और वह आता है, और संबंधवाचक में जो सो ये सब शब्द आते हैं। यहाँ पर जो है गलत में आपका यहाँ पर मैं तुम था उसको हटा दिया है। तो आपका इसमें जो है सभी चारों ऑप्शन राइट है। तो आपके कौन से हो जाएंगे? सभी चारों ऑप्शन जो है राइट है, इसमें से कोई जो है गलत नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें विशेषण क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण क्या कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताने का कार्य करे उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम क्या मूलावस्था है, प्रथमावस्था है, उत्तरावस्था, या फिर उत्तमावस्था है? तो जो है न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो न्यूनतम जो है आपका एक कौन सा है? तो न्यूनतम की बात करें तो यह उत्तमावस्था में आता है। किसमें? उत्तमावस्था में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब किसी कर्ता के द्वारा एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया में जो है उसके वो लग जाता है तो इस प्रकार जो है पहली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया की बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहली क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो पहली क्रिया को जो है प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो कहा जाएगा।
इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आप क्यों हर बार बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, किस प्रकार का जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो आप हर बात पर क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, इसमें कौन सा जो है क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग में लाया गया है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर परिणामवाचक। तो आप जो है क्यों हर बात पर, यानी जो है यहाँ पर कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ। जब स्थान की बात होगी तो स्थानवाचक हो जाएगा, जब समय की बात होगी कालवाचक हो जाएगा, जब किसी वस्तु की मात्रा की बात की जाएगी तो वहां पर परिणामवाचक हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आदमियों को जो है भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा है, वचन में इसको बदलाव करिए। तो वचन क्या, भेड़ों बकरियां हो जाएगा, भेड़ों और बकरियों हो जाएगा, भेड़ और बकरियों हो जाएगा, या फिर भेड़ बकरियां हो जाएगा। तो आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा गया है, इसमें भेड़ और बकरी का जो है वचन आपको बदलना है। तो भेड़ बकरी को हम कैसे लिखेंगे, तो भेड़ और बकरियों कर देंगे। क्या कर देंगे, भेड़ और बकरियों को तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रह गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल आपको पहचानना है। तो लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य में कौन सा काल है आपको, यानी किस काल में इसका प्रयोग किया गया है वाक्य को, उसको आपको बताना है। अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है, फिर अपूर्ण भूत काल है। तो जो है लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें क्या है, अपूर्ण भूत काल का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक की बात करें, क्या अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, फिर संबोधन कारक है। तो सीमा जो है किससे डरती है, तो कुत्तों से, यानी कुत्तों से वो अलग हो रही है, डर रही तो क्या होगी, दूर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द की बात करें तो क्या मोती है, लौंग है, गोपाल है, या फिर सितार है। तो कौन सा शब्द आपका तत्सम है आपको बताना है। तो तत्सम शब्द की बात करें, इनमें से जो है 4 शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है, तो गोपाल एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के होते हैं। तद्भव की बात करें तो हिंदी के शब्द होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस विकल्प में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग की बात करें, शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसा एक शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। अपयश या फिर अनुशासन है, या फिर परित्यक्तता, या फिर अनुदानिता है, या फिर लालबाब और लापरवाह है, या फिर पत्रकार और वाही है। तो इसमें से जो है 4 शब्द दिए गए हैं, 4 विकल्प में 2-2 शब्द दिए गए हैं। इसमें से किसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो बात करें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग, जो है परित्यक्तता और अनुदानिता में जो है दोनों का प्रयोग देखने को आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मौन और संपन्न शब्दों के क्रम जो है सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। जो मौन है और संपन्न, इनका आपको क्रम के अनुसार जो है सही विलोम शब्द बताना है। क्या मौन का भाषण हो जाएगा, या फिर और संपन्न का निष्पन्न हो जाएगा, या फिर मौन का मुख और संपन्न का विपन्न हो जाएगा, या फिर मौन का मुखर और संपन्न का विपन्न हो जाएगा, या फिर मौन का जो है मौखिक और संपन्न का आसन्न हो जाएगा। तो मौन का आपका क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा, और संपन्न का क्या हो जाएगा, तो संपन्न का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो बात करें जो मौन है, इसका यहाँ पर भाषण तो नहीं, मौन का आपको मुखर हो जाएगा, और संपन्न का विपन्न हो जाएगा, क्योंकि निष्पन्न कोई शब्द होता नहीं, तो इसलिए संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि करदप, पंचसर और पुष्पधन्वा किसके पर्यायवाची शब्द हैं। करदप, पंचसर और पुष्पधन्वा जो है पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। क्या कामदेव के हैं, गौरी सुत के हैं, वंशीधर के हैं, या फिर यक्षराज के हैं। किसके, यक्षराज के। करदप, पंचसर और पुष्पधन्वा की बात करें तो पुष्प के धनी कौन है, तो कामदेव है। किसके धनी है पुष्प के धनी, तो कामदेव। तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, कामदेव के। यक्षराज के आप लोग 2 पर्यायवाची जो है कमेंट में हमें बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मंदिर और मंदिरा जो है मदिरा
युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म जो है कौन सा होगा। जिसका सही अर्थ वाले युग्म की बात करें तो क्या पूजा घर और पुजारी होगा, घर और सवारी होगा, गुफा और बड़ी गुफा होगी, या फिर देवालय और अश्वालय होगा। तो मंदिर का मतलब क्या हो जाएगा, देव यानी पूजा देवालय कह सकते हैं या फिर पूजा घर कह सकते हैं। और मंदिरा की बात करें तो मंदिरा का अर्थ आपको क्या होगा, तो मंदिरा का अर्थ अश्वालय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कलभ किसे कहा जाता है। तो कलभ क्या भैंस का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा या फिर हाथी का बच्चा है। तो कलभ की बात करें जो किसको कहा जाता है, तो हाथी के बच्चे को जो है हम लोग कलभ कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है अशुद्ध संधि का नाम चुनिए। क्या सदैव में वृद्धि संधि है, दिगंबर में व्यंजन संधि है, या फिर वनोत्सव में दीर्घ संधि है, या फिर महावरण में जो है दीर्घ संधि है। तो कौन सा विकल्प गलत है। तो बात करें जो वनोत्सव है इसमें दीर्घ संधि नहीं, एक सेकेंड, वनोत्सव जो है इसमें दीर्घ संधि नहीं है। वनो प्लस उत्सव, तो वन प्लस उत्सव यहाँ पर गुण संधि है, जबकि यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है संधि का, इसलिए ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा शब्द है। क्या मुंह मांगा हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, कूड़ा कचरा हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास में से एक नहीं है, वो कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो बात करें तत्पुरुष समास के उदाहरण की, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है कूड़ा और कचरा जो है तत्पुरुष समास का नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। मुंह मांगा भी क्या है, तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर भी तत्पुरुष समास है। और काम का जो है चोर, काम से जो है चोरी करने वाला क्या है, वो भी तत्पुरुष समास है। जबकि कूड़ा और कचरा एक द्वंद्व समास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, उचित को जो है उचित सरल वाक्य क्या होगा। वह दंड से बचना चाहता था, वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया, फिर दंड से बचना चाहता था वह भाग गया। तो इसमें से आपको उचित जो है सरल वाक्य बताना है। तो सरल वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, वह बचना चाहता था इसलिए वह क्या हो गया, भाग गया। यह सरल वाक्य आपका हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। क्या तलाशी है, वैद्य है, इनकार है, या फिर निर्माण है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका इन चारों में से कौन सा है, तो निर्माण जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विवाह केवल प्रवेश का ही खाली स्थान नहीं, बल्कि यह जीवन का खाली स्थान देने का अवसर है। तो दोनों अब जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा, तो विवाह केवल प्रवेश का ही नहीं, बल्कि क्या होता है, प्रवेश का ही प्रसंग नहीं, बल्कि यह जीवन को जो है संपूर्णता देने का अवसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है। तो करुण रस के देवता क्या महेंद्र है, यम है, कामदेव है, या फिर गंधर्व है। तो जो करुण रस है इसके देवता की बात करें तो यम को जो है वो करुण रस का देवता कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलीय जो छंद है इसमें चरणों की संख्या क्या 10 है, 6 है, 3 है, या फिर 4 है। तो कुंडलीय छंद में जो है चरणों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कितने चरण का प्रयोग होता है, तो 6 चरण का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तो पर वारव उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, या फिर वक्रयुक्ति अलंकार है। तो बात करें इसमें अलंकार की तो इसमें यमक अलंकार का जो है वो प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जिन खोजा तिन पाइये लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। खोए हुए व्यक्ति का मिल जाना, जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, या फिर करे कोई भरे कोई ये है, या फिर जिनको चाहा वही बेवफा निकला। तो इनमें से जिन खोजा तिन पाइये लोकोक्ति जो है इसका अर्थ आपका हो जाए जो श्रम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अग्नि परीक्षा किस
जो है रचनाकार की कृति है। तो अग्नि परीक्षा की बात करें तो क्या कौटिल्य की है, प्रेमचंद की है, चतुरेशन की है या फिर आचार्य तुलसी की है। तो अग्नि परीक्षा की बात की जाए तो आर्य आचार्य तुलसी की जो है वो कृति है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रचना और रचनाकार कौन सुमेलित सही नहीं है। क्या मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत भारती है, अज्ञे का नदी के द्वीप है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रिय प्रवास है। इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है वो भारत भारती नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो क्या यामा है, चिदम्बरा है, बनी हुई रस्सी है या फिर उर्वशी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से बात करें तो कौन सी सम्मानित नहीं है। तो बनी हुई रस्सी जो रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। यामा भी सम्मानित है, चिदम्बरा भी है और उर्वशी भी है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय की बात करें हैदराबाद, नई दिल्ली, आगरा या फिर गुवाहाटी में है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय जो है आपके जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नाटकों में दिखाया गया है क्या, केवल सुख को, केवल दुख को, सुख दुख का सह भाव को या फिर सुख दुख का प्रबल प्रतिघात को। तो जो है भारतीय नाटकों में क्या दिखाया गया है। तो आप पहले ऊपर का गद्य पढ़िए। तो साहित्य समन्वय में हमारा तात्पर्य सुख दुख, उत्थान पतन आदि विरोधी भावों से जो है भावों के समीकरण है। भारतीय नाटकों में सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। यह आपका गद्य था। इसके आधार पर यह प्रश्न है कि भारतीय नाटकों में क्या दिखाया गया है। तो जो है सुख दुख का जो है क्या दिखाया गया है। तो सुख दुख का प्रबल जो है प्रतिघात दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पहले अपने गद्य पढ़िए। भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति में उसका इतना संभव नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। तो भारतीयों को सदा ध्येय कह रहा है जीवन को केवल आदर्श रूप देना या फिर जीवन का उत्कर्ष बढ़ाना या फिर जीवन को उन्नत बनाना या फिर आदर्श स्वरूप उपस्थित कर उन्नत बनाना। तो बात करें भारतीयों का जो है ध्येय रहा है कि उस आदर्श स्वरूप में उपस्थित कर उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। भारतीय नाटकों में सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसादन जो है आनंद में ही किया गया है। भारतीयों का ध्येय भविष्य की उन्नति से है। तो सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसादन भारतीय नाटकों में किया गया है। दुखांत में, दुख सुख में, त्रासदी में या फिर आनंद में। तो जो है सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसादन जो है भारतीय नाटकों में कैसा किया गया है। तो जो है आनंद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहले उसको गद्यांश को पढ़ते हैं कि साहित्य समन्वय में हमारा तात्पर्य साहित्य के प्रदर्शन सुख दुख, हर्ष, विवाद आदि विरोधी भावों में जो है समीकरण तथा एवं अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से में है। साहित्य समन्वय का अभिप्राय क्या है। तो विरोधी तत्वों के सामंजस्य से है, विपरीत तत्वों के समीकरण से है, समीकरण और अलौकिक आनंद में विलीन होना है, फिर केवल आनंद में विलीन होना। तो साहित्यिक समन्वय की बात करें तो इसका अभिप्राय क्या है। तो साहित्यिक समन्वय के अभिप्राय की बात की जाए तो समीकरण और अलौकिक आनंद में विलीन होना जो है वो साहित्यिक समन्वय का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पहले गद्य पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे तो वह भारतीय आदर्शों से दूर और यूरोपीय आदर्शों के अनुकरण मात्र है। तो हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के जो है दुखांत नाटक दिखाई देने का कारण क्या है। भारतीय की सोचों में परिवर्तन है, जीवन में दुखों का अंतर, या फिर यूरोपीय आदर्शों का अनुकरण और भारतीय आदर्शों से दूरी, या फिर भारतीय आदर्श का त्याग है। तो हमारे यहाँ जो यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक दिखाए जाते हैं उसका मुख्य कारण है कि यूरोपीय आदर्शों का अनुकरण और भारतीय आदर्शों से जो है दूरी
बनाने का कारण इसका मुख्य कारण है। तो आज यह प्रश्न यहीं पर 37 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न जो थे वो आपको आते थे और कितने प्रश्न नहीं आते थे, आपको जो है पता हो गए हैं। तो अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।